हाय, गुड इवनिंग। ये हम अभी शुरू कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। शुरू में मैं थोड़ी सी इसकी बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज बताऊंगा, होते क्या हैं ये एलिमेंट। उसके बाद मेनली मैं फोकस करूंगा एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस पर। उनको मैं इलेबोरेट करके डिटेल से उनके कंसेप्ट बताते हुए आपको उनके आंसर्स एक्सप्लेन करूंगा। तो जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है उसको हम वन बाय वन करके एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो सिलेबस हैं अभी इस साल के लिए, सिलेबस जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये सारा कुछ जो सिलेबस सामने लिखा हुआ है, ये कुछ सिलेबस है। इसको करने से पहले एक बार गो थ्रू अगर आप लोग हो जाओ, एनसीईआरटी को जस्ट एक बार रीड कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कर लोगे तो बहुत आसानी रहेगी। अदरवाइज मैं भी इलेबोरेट करके बताऊंगा, अगर आप इसको ध्यान से सुन लोगे तो भी आपको काफी मदद मिलेगी। बोर्ड लेवल तक का हम ये बहुत ज्यादा इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल पर नहीं जाएंगे, बोर्ड लेवल तक का हम इसको डिटेल से लेकिन करेंगे डिस्कस। तो हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये पूरा हमारा पी ब्लॉक है, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में इतना पार्ट हमारा एस ब्लॉक है। मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले। ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है। पुराने पैटर्न पर हम इसे 1A एंड 2A भी कहा करते थे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें हम इसे 1 एंड 2 बोल रहे होते हैं। इन दो ग्रुप की स्टडी एस ब्लॉक एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि एस सब शेल में एंटर करता है, ये पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है, इसलिए हम इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। तो ये एलिमेंट डिस्कस करने हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबोडियम, सीजियम, फ्रांसियम होता है। बाकी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। और ये थर्ड ग्रुप, जो 3 ग्रुप है, ये यहाँ डी ब्लॉक का आ जाता है। जस्ट समझाने के लिए लिखा गया है, अदरवाइज इसको हम स्टडी नहीं करने वाले हैं। ये दो ग्रुप्स हम स्टडी करेंगे। पहला जो ग्रुप होता है 1, उसको हम एल्केली मेटल बोलते हैं, और जो ग्रुप 2 होता है उसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोल रहे होते हैं। अभी क्वेश्चंस में इसके रीजन आ जाएंगे सारे कि हम इसे एल्केली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं सबसे पहले। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बड़ी एक आर्ट होती है, बहुत आराम से कूली क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। व्हाट आर द कॉमन, पहली बात कॉमन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दो चीजें हमें डिटेल से बतानी है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केली मेटल। कौन से एल्केली मेटल? जैसे अभी हमने किया डिस्कस, ये वाले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबोडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एल्केली मेटल के बारे में पूरे एस ब्लॉक की नहीं बतानी है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। यानी थोड़ा सा बड़ा ये आंसर रहेगा, लेकिन अगर ये आंसर आप प्रॉपरली कर लेते हो तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं। एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों बतानी है। तो पहले नंबर पर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये, हमें कोई केमिकल रिएक्शन वाली प्रॉपर्टीज को नहीं लेना है। अगर एस ब्लॉक के बारे में बोला जाए तो एस ब्लॉक सारे के सारे परफेक्टली मेटल्स होते हैं, लिखा भी है यहां पर। और ये मेटल बड़े एटम वाले होते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज छोटे होते चले जाते हैं। जैसे जैसे साइज छोटे होते चले जाते हैं, इनकी डेंसिटी बढ़ती चली जाती है और हार्ड होते चले जाते हैं। और जो एस ब्लॉक मेटल्स हैं, और हम ग्रुप 1 की एल्केली मेटल्स की बात कर रहे हैं, ये बड़े एटम होंगे और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम होगी। और बड़े एटम होने की वजह से इनके जो मेटेलिक बॉन्ड हैं वो वीकर बॉन्ड होंगे, एंड वीकर बॉन्ड होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो जाएंगे।
तो फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होते हैं, और उसका कारण ये है कि इनके साइज बड़े होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है, बहुत टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, साइज बड़े होने की वजह से, डेंसिटी कम होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। एक प्रॉपर्टी ये है जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी पर अगर आते हैं, अभी मैं आपको बोल रहा था कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है काफी। इसका मतलब है कि जब हम आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो कम एनर्जी देकर के ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, हम थोड़ी देर रिकॉल कर लेते हैं। किसी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, एक ये रफ सी डेफिनेशन है, अदरवाइज डिटेल तो आपको पता है कि 1 मोल होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, उससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जो बड़े एटम्स होते हैं, हम इन्हें बड़ा एटम बोल रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर इनका इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन कम है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी देकर के ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 एलिमेंट की, एल्केली मेटल की, सबसे कम होती है पूरी पीरियड टेबल में, अपने पीरियड में सबसे कम होती है, बड़े एलिमेंट होने की वजह से ऐसा प्रॉपर्टी ऐसी आती है। अच्छा ठीक है, हमने इसको एनर्जी इतनी दे दी कि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब तो आयोनाइजेशन हो गया। लेकिन एक और फिनोमिनन होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपने पढ़ा है, एनर्जी हमने दी लेकिन इतनी नहीं दी कि आयोनाइजेशन हो जाए, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से बाहर निकल जाए। इलेक्ट्रॉन ये थोड़ी सी एनर्जी इसको मिली और ये एनर्जी गेन करके, फोटोन गेन करके, E इज इक्वल टू एच न्यू के इक्विवेलेंट एनर्जी एब्सॉर्ब करके ये थोड़े से अपने हायर लेवल में पहुंच जाता है एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन शेल से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता, इसको बोलते हैं हम एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिनन इन एलिमेंट्स में होता है, ये जो बाकी के जो हार्ड मेटल्स होते हैं उनमें ये घटना नहीं होती। ये फिनोमिनन जो होता है वो एस ब्लॉक मेटल्स में होता है और एल्कली मेटल में होता है। जब हम इसको किसी फ्लेम पर बर्न करते हैं, एक प्लेटिनम वायर लिया और इसमें हमने एस ब्लॉक मेटल रखा, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट रख दिया, इसको बर्न किया फ्लेम पर। फ्लेम पर बर्न करने से क्या होगा, इसके जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे हायर एनर्जी लेवल में। अब जब ये हायर एनर्जी लेवल में पहुंचे तो कुछ एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की, फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे। जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये एनर्जी को एमिट करेंगे, और चांस की बात है कि ये एनर्जी जो अब एमिट करते हैं ये विजिबल रेंज की होती है, जिसकी वजह से, भाई आपने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये एक शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके एनर्जी कितनी, ये कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी। तो जब ये वापस आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में एमिट करेगा, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा। वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू होगी या इसकी वेवलेंथ लैम्डा होगी, वो विजिबल रेंज में आती है। तो एस ब्लॉक को जब हम फ्लेम पर हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। फिर जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एक पर्टिकुलर कलर शो करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एनर्जी का एमिशन विजिबल रेंज में होता है। और दूसरी बात है, अब एटम के सबके साइज अलग बड़े हैं, ठीक है, लेकिन लिथियम का साइज कुछ छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा है, पोटेशियम का साइज और बड़ा है, तो फिर भी कुछ ना कुछ तो अंतर इस एनर्जी में आएगा। तो जो रेडिएशन एमिट होगा उसमें भी कलर में अंतर आना चाहिए। तो अलग अलग कलर, यानी सोडियम अलग कलर शो करता है, पोटेशियम अलग कलर शो करता है, बाकी मेंबर्स अलग अलग कलर शो करते हैं, क्योंकि इनकी एक्साइटेशन एनर्जी
अलग होती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है। एल्कली मेटल भी, और एक और देखो ध्यान देने की बात है, सॉल्ट भी उनके कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं फ्लेम पर। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब एक एलिमेंट का एक फिक्स कलर होगा। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं कि कभी लाल शो कर दिया कभी नीला शो कर दिया, एक एलिमेंट एक ही कलर बक्स फिक्स शो करेगा। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये फ्लेम उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर एनर्जी लेवल में पहुंचा देती है, फिर जब वो वापस आता है तो डी एक्साइट होता है, तो वो फोटोन एमिट करता है। ये एक प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई एल्कली मेटल की। हालांकि ये पूरा एस ब्लॉक भी हम एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी सेम ये प्रॉपर्टी दे सकते हैं, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा एल्कली का, इसलिए हम एल्कली के लिए बता रहे हैं। एक आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है कि अगर हम लाइट विजिबल रेंज से किसी एलिमेंट पर इरेडिएट करते हैं, तब उसका इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होकर एक्साइट होकर बाहर निकल जाता है। और अगर हम इसे पूरी डिटेल हमने कर रखी है ये बड़ी अच्छी तरह से, अगर हम इसको किसी एक सर्किट से क्लोज कर देते हैं तो वो सर्किट में इलेक्ट्रॉन रन कर जाता है। और अगर सर्किट में कोई इलेक्ट्रॉन रन कर जाएगा तो यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी हमने सेल बना लिया, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, और विजिबल रेडिएशन यूज करते हुए एंड एल्कली मेटल यूज करते हुए हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लिया। तो लाइट ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया एटम से। कौन से एटम से? एल्कली मेटल से। एल्कली मेटल की आयोनाइजेशन जी क्योंकि कम होती है, तो एक प्रॉपर रेडिएशन की लाइट जब इस पर रेडिएट की जाती है तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मेनली जो हमारे पास सीजियम एलिमेंट होता है, ये बड़ा अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक शो करने वाला एलिमेंट होता है। एंड फोटो इलेक्ट्रिक जो सेल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, उसमें यूज किया जाता है सीजियम को। पोटेशियम भी यूज किया जाता है, लेकिन सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी तो और भी कम होती है पोटेशियम से, इसलिए सीजियम एक अच्छा मेटल है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। आप इसे प्रॉपरली अच्छी तरह से इसको करके और ये 4 प्रॉपर्टी ओवरऑल कर सकते हो। 3 प्रॉपर्टी 1 2 एंड 3। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। जब हम इन एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे, बॉन्ड टूटेंगे, पुराने बॉन्ड नए बॉन्ड बनेंगे, उन प्रॉपर्टी की बात। अब केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने कोई केमिकल चेंज नहीं किया है। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टी हम एल्कली मेटल्स की देखते हैं, कौन से मेटल की बात हो रही है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबोडियम, सीजियम, इनकी बात हो रही है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर हम इन मेटल्स को, सबके सब मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है इनके, चाहे कोई सा भी एलिमेंट है, NS1 कॉन्फ़िगरेशन है आखिरी शेल का, कोई भी मेटल है, चाहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जब हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, H2O ऐड कर देने से ये बड़ी तेजी से हाईली रिएक्टिव है वाटर के लिए। वाटर में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, देखो HOH, ये डेल पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव है, पोलैरिटी है इसकी। मेटल ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन देने को तैयार होता है। ये बॉन्ड जैसे ही टूटता है H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में, ये वाटर को तोड़ दिया आपने। मेटल ने, सोडियम ले लेता हूं मैं यहां, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो क्या बना? सोडियम गिविंग इलेक्ट्रॉन टू H पॉजिटिव, साथ में क्या है? OH नेगेटिव था, वाटर को तोड़ा मैंने, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि आयोनाइजेशन जी बहुत कम है भाई, आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं इसलिए। तो ये H तो न्यूट्रल हो गया। हमने राइट हैंड पर क्या लिखा? सोडियम पॉजिटिव लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका इधर आ गया, H हो गया न्यूट्रल हाइड्रोजन, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले यहां तो 0 इलेक्ट्रॉन था,
अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस साथ में OH नेगेटिव। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे H होंगे, एक तो होगा नहीं, कई सारे H अगर हैं तो इनमें से दो मिलकर के H2 लिबरेट कर देंगे, हाइड्रोजन बन जाएगा। तो हाइड्रोजन बन जाता है इसमें। एल्केली मेटल्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से देते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो देते हैं भाई रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना। किसको रिड्यूस किया? H पॉजिटिव को रिड्यूस कर दिया इसने। अगर रिड्यूस कर दिया तो हाइड्रोजन लिबरेट किया, खुद क्या बना दिया? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, NaOH प्लस H2। ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ। यही काम पोटेशियम के साथ होगा, यही काम सीजियम के साथ होगा। जो भी, बस मैं M ले सकता हूं यहां, मेटल प्लस H2O गिव्स MOH प्लस हाइड्रोजन। ये हमें रिजल्ट लिखना चाहिए। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं आपको, सिंपली जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तब हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। डाइहाइड्रोजन का मतलब H2 प्रोड्यूस करते हैं बड़ी तेजी से, और हाइड्रोक्साइड बनते हैं। अभी हमने जैसे NaOH लिखा, तो वाटर से रिएक्शन करके ये बना देते हैं। चाहे लिथियम हो, चाहे सोडियम है हमारे पास, पोटेशियम है, ये सब रिएक्शन करेंगे एंड हाइड्रोजन लिबरेट होगा। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज हमने करनी शुरू कर दी। एक प्रॉपर्टी हो गई, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। सारे मेटल वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं बनाते हैं। बहुत सारे मेटल तो बिल्कुल इनर्ट होते हैं। वाटर से क्या, एसिड से बहुत सारे मेटल रिएक्शन नहीं करते। सिल्वर है, गोल्ड है, इनर्ट होते हैं बिल्कुल, नोबेल मेटल। ये तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से ये देते हैं, हाईली रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है। भाई जो इलेक्ट्रॉन तेजी से देगा, आसानी से देगा, वो रिड्यूसिंग होगा। क्यों देंगे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। क्यों आयोनाइजेशन जी कम है? साइज बहुत बड़े हैं, न्यूक्लियस से बाहर का इलेक्ट्रॉन बड़ा दूर है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम है। तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए हाईली रिएक्टिव है। एसिड से, वाटर से, इन सब से हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे बड़ी तेजी से। वेल, प्रॉपर्टी नंबर 2 पर आते हैं। जो मेटल्स हैं ये सारे, कौन से मेटल हम बात कर रहे हैं? एल्केली मेटल की, ये बात नहीं भूलनी है। एल्केली मेटल्स जो होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबोडियम, सीजियम, ये सब मेटल अगर इनको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, H2 हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, ये हाइड्रोजन यहां जो बना है, इनसे अगर मेटल का रिएक्शन कराया जाए तब मेटल के हाइड्राइड बन जाते हैं, NaH। वही काम होता है जो यहां पर किया। बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन को अपने, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। अब लेकिन चार्ज आ गया नेगेटिव, सोडियम पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो NaH, ये तो आयनिक कंपाउंड बन गया भाई। Na पॉजिटिव, H नेगेटिव। ये आयनिक नहीं था, H2 तो नहीं आयनिक था। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, आयनिक बॉन्ड होते हैं, और आयनिक बॉन्ड को तोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम है। मेल्टिंग पॉइंट, ये तो क्रिस्टल हो जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट इनके बहुत हाई हो जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला? जब हम एल्केली मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्राइड बन जाता है। मैं मेटल हाइड्राइड, IDE वर्ड तब बोला जाता है जब किसी पर नेगेटिव चार्ज आता है। नाइट्राइड, कार्बाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड, ये नेगेटिव बोला जाता है। तो H नेगेटिव, मेटल हाइड्राइड, मेटल पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, आयनिक बन गए। आयनिक कैसे होते हैं? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्रिस्टल होते हैं, हमेशा सॉलिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट बड़े ज्यादा होते हैं। तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले कंपाउंड्स बन जाते हैं जिन्हें हम मेटल हाइड्राइड नाम दे देते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करने में कैपेबल हैं ये। अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो हाई मेल्टिंग कंपाउंड मेटल हाइड्राइड बना देंगे, और ये नेचर में आयोनिक होंगे। आयनिक सॉलिड हैं ये, सोडियम हाइड्राइड NaH, ये कंपाउंड आयनिक है। अब सॉलिड तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते सॉलिड मेटल के अलावा? ये तो कंपाउंड की बात मैं कर रहा हूं। कंपाउंड कोई अगर सॉलिड है, इलेक्ट्रिसिटी को वो इसलिए कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। लेकिन अगर इसे मेल्ट कर दिया जाए, किसी तरह से मोल्टन स्टेट में ले लिया जाए इसको, तो इसमें जो सोल्यूशन होगा उसमें कैटायन एनायन फ्री हो जाएंगे। Na पॉजिटिव, H नेगेटिव फ्री हो गए।
मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये मेल्ट करना कोई आसान काम नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसको तो हजारों डिग्री पे जब हम जाकर के हीट करेंगे तब जाकर के ये मेल्ट होगा, क्योंकि आयनिक सॉलिड ये है। एक प्रॉपर्टी ये होगी, हाइड्रोजन से ये रिएक्शन कर सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3, जो हेलोजेंस होते हैं, आप जानते हो पीरियड टेबल में जो लास्ट में 17 ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने प्रॉपर्टी करी होगी इसकी। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। एक तरफ है सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम आ गया, फिर ये बीच में डी ब्लॉक के 10 छोड़ दिए ग्रुप हमने, फिर उसके बाद आ गया एल्यूमिनियम, ये बढ़ते 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 क्लोरीन। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर ये तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्लोरीन तक पहुंचते पहुंचते ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। शुरू के मेंबर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लास्ट के मेंबर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लास्ट के मेंबर ऑक्सीडाइजिंग, शुरू के मेंबर रिड्यूसिंग। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो रिड्यूसिंग। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की है, कहीं से चुराने की है, कहीं से लेने की है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग है नेचर में। लेकिन मेटल एस ब्लॉक या कोई दुनिया का मेटल रिड्यूसिंग नेचर में होगा। एस ब्लॉक सबसे ज्यादा होंगे, एस ब्लॉक में भी ग्रुप 1 के तो सबसे ही ज्यादा है पूरे पीरियड में। तो अगर हेलोजन से रिएक्शन कराने की बात की जाए तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। Cl2 प्लस सोडियम से जब हम रिएक्शन करते हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा और NaCl बन जाएगा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। Na इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सोडियम है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन to form sodium positive. The process is oxidation process, लेकिन कहलाएगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। इस प्रोसेस में जब ये हेलोजन से रिएक्शन करता है या इवन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन करके कैटायन बनाता है, तब हम इसको बोलते हैं कि ये नेचर में रिड्यूसिंग है। अब जैसे सोडियम है तो NaCl बनाया, ये NaCl आप अच्छी तरह से जानते हो कंपाउंड आयनिक है, हमने इसके बारे में भी जस्टिफाई किया था कि आयोनिक कंपाउंड है, NaH, KH, CSH, और मेल्टिंग पॉइंट इसके हाई होते हैं। जब यहां हम ये कंपाउंड बनाएंगे तो ये सब आयोनिक कंपाउंड ही बनेंगे, ऑलमोस्ट ऑल एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम। बनाता है लिथियम भी, लेकिन मैं अभी इसके बारे में बता रहा हूं एक्सेप्ट क्यों लिखा है। डायरेक्टली react with halogen to form ionic compound, ये एक्सेप्शन आयोनिक कंपाउंड के लिए बोला गया है। लिथियम का जो क्लोराइड है वो बनता है, ऐसा नहीं है कि LiCl नहीं बनता, बिल्कुल बनता है LiCl। लिथियम प्लस क्लोरीन रिएक्शन करके LiCl बनाया, बस फर्क ये है कि ये आयोनिक नहीं है। फजान रूल पे जाना पड़ेगा इसके लिए। किसी भी मॉलिक्यूल का आयोनिक बिहेवियर कैटायन के साइज पर डिपेंड करता है। कैटायन का साइज अगर छोटा है तब जो एनायन के साथ बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट नेचर का बनता है। अगर कैटायन का साइज बड़ा है तो एनायन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो नेचर में आयोनिक बनता है। ये है फजान रूल, शॉर्ट में मैंने रिपीट किया। तो लिथियम तो सबसे छोटा एलिमेंट है ग्रुप का, पूरे ग्रुप में 1 में सबसे छोटा एलिमेंट तो लिथियम ही है। 2-1 कॉन्फ़िगरेशन था और हमने लिथियम पॉजिटिव बना दिया उल्टा। लिथियम 1 पॉजिटिव बनाने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, शेल और कम हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया। तो लिथियम पॉजिटिव का साइज बहुत छोटा हो जाता है, डेंसिटी चार्ज की बहुत ज्यादा हो जाती है। फजान रूल के अकॉर्डिंग जो लिथियम क्लोराइड बनता है वो आयोनिक नहीं बनता, वो कोवलेंट बनते हैं। तो लिथियम क्लोराइड के जो फॉर्मेशन होती है और लिथियम क्लोराइड का जो नेचर होता है वो कोवलेंट होता है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, इस वजह से ऐसा होता है। तो सोडियम क्लोरीन ने रिएक्शन करके NaCl आयनिक बनाया, लेकिन अगर हमने किसी मेथड से लिथियम क्लोराइड प्रिपेयर किया तो वो आयोनिक नहीं बनेगा। कई सारी चीजें चल रही हैं, देखो इनमें एक क्वेश्चन कवर नहीं हो रहा है, जो सामने लिखा है एनसीईआरटी का वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मिलते जुलते थोड़े बहुत चेंज करके जैसे आ जाते हैं।
एग्जाम में, वैसे मैं सारे डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर आपको क्वेश्चन ये भी दिया जाए कि जो लिथियम क्लोराइड है वो आयोनिक नहीं है नेचर में, जबकि सोडियम क्लोराइड इज आयोनिक इन नेचर, तो आप इसका रीजन क्या बताओगे? क्योंकि लिथियम पॉजिटिव का साइज बहुत छोटा होता है और फजान रूल के अकॉर्डिंग छोटे कैटायन एनायन को ज्यादा पोलराइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये नेचर में कोवलेंट होता है। एक बात ये होगी जो हमने डिस्कस की है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम इसके रिड्यूसिंग बिहेवियर देखेंगे। रिड्यूसिंग, ये सब के सब ग्रुप 1 के मेटल्स इसलिए रिड्यूसिंग है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। ये मेटल हमने लिया लिथियम, सोडियम, लिथियम भी इलेक्ट्रॉन देगा, लिथियम पॉजिटिव बनाएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, सोडियम पॉजिटिव बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। ये इलेक्ट्रॉन किसी के पास, जिसके पास भी जाएगा उसका रिडक्शन करेगा, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इनके जो रिड्यूसिंग बिहेवियर हैं, डाउन द ग्रुप मूव करने पर अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जा रही है। ये एक ऑर्डर काम का है। सबसे पहले तो यही बात हो गई, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, सोडियम की कम है। आईई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, और फर्स्ट आयोनाइजेशन जी की मैं बात कर रहा हूं। फिर पोटेशियम हो गया एंड सो ऑन, सीजियम हो गया। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जाती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। एक तरह से हम सोच सकते हैं कि रिड्यूसिंग बिहेवियर बढ़ता चला जा रहा है। अब लेकिन ये तो एक ग्रॉसली बात हो गई। जो रिड्यूसिंग बिहेवियर है वो सिर्फ एक बात पर डिपेंड नहीं करता। यहां पर डेफिनेशन काम आती है, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है। आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या डेफिनेशन है? किसी एक गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन हटाने में, गैसियस आयन बनाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 मोल के लिए, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब हम रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर चेक करते हैं, तब हम लिक्विड एंड सॉलिड में चेक कर रहे होते हैं। तो यहां पर सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी अकेले डिसाइड नहीं करती, एक और चीज है जो डिसाइड करती है, और वो है हाइड्रेशन एनर्जी। होता क्या है, जब कोई मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर, मेटल पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन ये अलग हो गया, तब टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्वेंट अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, वो वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से सराउंड करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस। ये वाटर मॉलिक्यूल हैं, H2O चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं। रीजन भी है घेरने का, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल पोलर होता है। पोलर में ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरेक्शन करते हैं, इसलिए ये चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। और इस हाइड्रेशन में एनर्जी निकलती है, लिबरेट होती है एनर्जी। और ये हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज पर। जितना छोटा साइज कैटायन का होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी जो निकलती है वो लिथियम के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है, और सोडियम के लिए कम, पोटेशियम के लिए और कम। अब अगर हम दो बातें देखें अलग अलग, एक तरफ हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है? लिथियम की ज्यादा है, आईई मैं दोबारा से लिख रहा हूं, ये लिथियम की ज्यादा, सोडियम की कम, पोटेशियम की कम। तो इस अकॉर्डिंग तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर रिड्यूसिंग बिहेवियर बढ़ते चले जाने चाहिए। लेकिन क्योंकि सिर्फ एक अकेले फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता,
ये डिपेंड करता है और दूसरी बात पर भी, और वो है हाइड्रेशन एनर्जी। एक पॉइंट, हाइड्रेशन एनर्जी लिबरेट होती है, ये रिक्वायर्ड है एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, भले ही कम है लेकिन चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी लिबरेट करती है, लिबरेटेड। जो लिथियम पॉजिटिव है बनेगा जब, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होता है, बहुत एनर्जी लिबरेट होती है। हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम के लिए बहुत ज्यादा होती है, सोडियम के लिए कुछ कम होती है, पोटेशियम के लिए और कम होती है। तो ठीक है, यहां एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन वो सारी की सारी एनर्जी जितनी चाहिए होती है, हाइड्रेशन एनर्जी से जब लिबरेट होती है तो वो ओवरकम कर जाती है। लिथियम एक्सेप्शन शो करता है, बाकी नहीं। बाकी में तो सब में बस बराबर बराबर सा मैटर रहता है। लिथियम अपनी जगह से जहां पर होना चाहिए था, लिथियम को सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए था, लेकिन लिथियम गड़बड़ कर देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। अगर हम ऑर्डर लिखेंगे रिड्यूसिंग बिहेवियर का, तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, उनका अलजेब्रिक सम करके, हाइड्रेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी का नेट रिजल्ट मिलकर के बताएगा कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन खराब रिड्यूसिंग एजेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हमें बताता है कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते चले जाते हैं, रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब हम फर्दर हाइड्रेशन एनर्जी को चेक करते हैं तो ये ऑर्डर कुछ इस तरह से आता है। लिथियम की रिड्यूसिंग बिहेवियर सबसे ज्यादा होगा, उससे कम रिड्यूसिंग बिहेवियर होना चाहिए किसका? सीजियम का, फिर रुबोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का। इतना ऑर्डर तो समझ आता है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होती चली जा रही है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, तो इस हिसाब से तो लिथियम को यहां आना चाहिए था, लेकिन ये यहां पर ना आकर के सबसे आगे इसलिए आ जाता है क्योंकि ये हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ओवरकम कर जाती है, और हाइड्रेशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये अपनी आयनाइजेशन एनर्जी को ओवरकम कर जाता है। देखो, हम इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये जान लेनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बाहर से हमें देनी पड़ेगी, दैट मीन्स ये खर्चा है। एंड हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, ये बचत है। आप ऐसे सोचो, तो हमारे पास तीन इंसान हैं, सपोज करते हैं। एक इंसान का नाम है लिथियम, और एक का नाम है पोटेशियम, एक का नाम है सीजियम। इन तीनों लोगों के पास हम बाइक देते हैं, और इनके खर्चे के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी यानी खर्चे के लिए पेट्रोल हम उसमें देते हैं इनको अलग अलग, और इनको घूमने के लिए बोलते हैं। तो एक पार्ट तो ये हो गया कि इनको हमने अलग अलग पेट्रोल दिया घूमने के लिए बाइक में। दूसरा, ये शाम को जब ये घूम के आ जाएंगे वापस, तो और पेट्रोल इनको मिलेगा बाहर से मिलेगा, आमदनी होगी, बाहर से एडिशन होगा। तो नेट मिला के देखा जाएगा कि किसके पास ज्यादा पेट्रोल है। जिसके पास ज्यादा पेट्रोल होगा वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ज्यादा क्वांटिटी है, ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो काउंट होगा। तो अब आप इस मेथड से सोचने की कोशिश करो। लिथियम ने खर्चा किया 5 लीटर, मतलब आयनाइजेशन जिसकी बहुत ज्यादा थी, ज्यादा एक्सपेंडिचर किया इसने। पोटेशियम की आयनाइजेशन जी कम थी, कम खर्चा किया।
सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी और कम थी और कम खर्चा किया, लेकिन जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या कहती है? हाइड्रेशन एनर्जी से इन्हें बाहर से कुछ इनकम मिलने वाली है, और इस लिथियम को भले ही इसने खर्चा बहुत किया है, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर से इनकम मिलने वाली है। इसको शाम को आके भले ही ज्यादा खर्चा किया है, 10 लीटर और मिल गया, इसको लेकिन 2 लीटर मिला, इसको 1 लीटर मिला। हाइड्रेशन एनर्जी का यही ऑर्डर होता है जो मिल रहा है इसको। यहां पर एनर्जी लिबरेट होती है, हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की सबसे ज्यादा होती है। तो भले ही इसने खर्च ज्यादा किया था, इसकी आयनाइजेशन जी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो सब ओवरकम कर जाता है ये जो इसको मिलता है, यहां नहीं ओवरकम कर पाता। तो लिथियम सबको एक्सीड कर जाता है। सीजन से भी आगे शाम को जब देखा जाता है कि किसके पास सबसे ज्यादा बचा हुआ है, तो सबसे ज्यादा बचा हुआ रहता है लिथियम के पास, यानी लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर रहा होता है। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आपको क्या याद रखनी है बात? डाउन द ग्रुप मूव करने पर रिड्यूसिंग बिहेवियर बढ़ते चले जाते हैं। सीजियम बहुत अच्छा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन लिथियम एक्सेप्शन शो करेगा। होना चाहिए था लिथियम को सबसे कम, लिथियम सबसे ज्यादा होता है रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करने में। सोडियम कम, उससे ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा रुबिडियम, उससे ज्यादा सीजियम, सीजियम से भी ज्यादा लिथियम। लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर। और अगर आपको याद हो पीरियोडिक टेबल का, तो हमने किया था कि ग्रुप का पहला मेंबर ग्रुप के बाकी मेंबर से डेविएशन शो करता है। तो लिथियम यहां डेविएट कर रहा है, एक ट्रेंड को छोड़ के एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट बात है। एक और इसकी प्रॉपर्टी है जो हमें डिस्कस करनी है, जो हमारे पास, पहले तो हम इस बात को पूरा कर लेते हैं, ये वाली यहां तक बात होगी। एक प्रॉपर्टी ये है कि जब हम इन मेटल्स को एस ब्लॉक में ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं हमारे पास, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनको अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, और अमोनिया भी लिक्विड। अमोनिया का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो गैसियस, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अमोनिया लिक्विड फॉर्म में रहे तो हमें उसका टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा। बहुत लो टेम्परेचर पर अमोनिया लिक्विड फॉर्म में आ पाता है। होता क्या है कि जब हम लिक्विड अमोनिया में लो टेम्परेचर पर इन मेटल को रखते हैं, तो अमोनिया पोलर होने की वजह से, हाईली पोलर होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, आयोनाइज करता है। सोडियम पॉजिटिव अलग हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। और इस सॉल्यूशन में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एमोनिएटेड रहते हैं, एमोनिएटेड रहने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से अमोनिया सराउंड करेंगे, और हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि अमोनिया में ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये आम भाषा में हमने इसको बोला। तो बहुत ज्यादा डिटेल पर जाए बिना हम ये कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में की कैपेबिलिटी रखता है। इस सॉल्यूशन से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करेंगे, सोडियम मेटल को हमने अमोनिया में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने पर दो प्रॉपर्टी आती हैं। एक तो वो कलर शो करता है, ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। और एक रफ सा वे है समझाने के लिए, मैं बता रहा हूं होता क्या है इसमें। जो सोडियम है या कोई और मेटल है, मेटल भी ले सकते हैं हम कोई दूसरा, ये सोडियम पॉजिटिव में या मेटल पॉजिटिव में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाता है, और कुछ अमोनिया मॉलिक्यूल इसको सॉल्वेट करते हैं। अमोनिया मॉलिक्यूल कितने? अगर मैं बोलता हूं कि X + Y अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, तो
एक्स मॉलिक्यूल इस मेटल पॉजिटिव के साथ कंबाइन करते हैं, यानी इसे हाइड्रेट करते हैं, चारों तरफ से सराउंड करते हैं। कोई इस तरीके का रिएक्शन नहीं है कि कोई बॉन्ड बन गया। अमोनिया जैसे वाटर ने सराउंड किया था, हाइड्रेट किया था, ऐसे मैं बोल रहा हूं एमोनिएट। इस मेटल पॉजिटिव ने चारों तरफ से, मेटल पॉजिटिव के चारों तरफ से अमोनिया ने इसको घेर लिया। कितने अमोनिया ने घेरा? एक्स अमोनिया ने घेर लिया इसे। इस इलेक्ट्रॉन को भी अमोनिया ने चारों तरफ से घेर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन ने, कितने अमोनिया ने घेरा? वाई अमोनिया ने घेर लिया इसको। बराबर बराबर ये नहीं होते, अलग रहते हैं। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन अलग से एक्सेसिव मौजूद रहेंगे फ्री स्टेट में, वो कलर शो करने का और कंडक्टिविटी का कारण बनते हैं। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, लिखी जाती है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है और आ भी सकती है। जब हम कोई एक मेटल लेकर x प्लस वाई NH3 मॉलिक्यूल्स के साथ इन्हें कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने पर जो मेटल पॉजिटिव बना उसके साथ NH3 जो सराउंड किए वो हो गए X, और अमोनिया तो क्योंकि न्यूट्रल होता है तो इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव मेटल का पॉजिटिव चार्ज है। जो दूसरा पार्ट था, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन हटा था, उस इलेक्ट्रॉन को अमोनिया सराउंड करते हैं, वाई अमोनिया मॉलिक्यूल, और इस पर जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो यहां शो कर दिया जाता है। ऐसे भी शो करते हैं, एक और वे है, ऐसे शो कर देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन दूसरे मेटल ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ई की जगह हम मेटल भी यहां शो कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन भी शो कर दो तो भी कोई गलत नहीं है, बस इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर शो कर दिया मैंने। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, तरीका है इसको बताने का अपनी बात को कि हमने आयोनाइजेशन इसका माना है। इस एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी इस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अमोनिया सराउंड हुए हैं, तो ये कुछ एनर्जी लाइट से एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू कलर ये शो करता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा हीट कर दें, इस पूरे सोल्यूशन को, ये पूरा सोल्यूशन है, इसे हमने हीट कर दिया थोड़ी देर के बाद, या काफी देर तक रखा रहने दिया, दोनों कंडीशन में ये हाइड्रोजन लिबरेट कर दा। अभी ये तो सोल्यूशन तो एकदम से इमीडिएटली बनेगा, लेकिन अगर हम इसे 2-4-5 घंटे रख देते हैं, रख करके छोड़ देते हैं, तो H2 लिबरेट करना शुरू कर जाता है और एक कंपाउंड अमाइड बनना शुरू हो जाता है। अमाइड जो होगा वो NH2 नेगेटिव, M पॉजिटिव, ये अमाइड बनना शुरू हो जाता है। अभी मैं इसको इक्वेशन को आपको बताता हूं। तो दूसरी एक बात क्या हुई, जब इस सॉल्यूशन को हम या तो हीट कर दें या लंबे टाइम तक रख करके छोड़ दें तो मेटल अमाइड बन जाते हैं, साथ में हाइड्रोजन लिबरेट करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये इक्वेशन जो सामने है ये तो मैंने अभी आपको बता दी है। आप मेटल लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन की तरह से, जैसे मैंने बताया, ऐसे भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी एक बात इसमें मेन क्या होगी कि ये एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ब्लू कलर होता है। अगर हम इसे लंबे टाइम तक रख करके छोड़ दें तो ये हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, और मेटल, ये इलेक्ट्रॉन, ये अमोनिया मेटल पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन लिबरेट हुआ। 1/2 हाइड्रोजन की जगह आप H2 लिख दो, बैलेंस कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप ऐसे लिख लो सिंपल। सोडियम से एग्जांपल लेके बता रहा हूं, सोडियम प्लस अमोनिया gives NaNH2 प्लस हाइड्रोजन। आपने ये लिख लिया, अब आप इसे बैलेंस कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन शो करने की भी यहां पर आपको जरूरत नहीं है। अगर हम ये बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया मेटल का,
अमोनिया कम रखा, मेटल डिसॉल्व करते गए करते गए करते गए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, कलर चेंज हो जाता है और ये ब्लू कलर से एक सॉल्यूशन ब्रॉन्ज कलर का सॉल्यूशन बन जाता है और ये सॉल्यूशन में सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाते हैं और ये डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन हो जाता है। एक काम की बात ये रहेगी जब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो एक ये हमने जो अभी क्वेश्चन किया, ये बड़ा क्वेश्चन था लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें कवर हुई। अगर आप इसमें क्वेश्चन निकालो तो कितने क्वेश्चन, छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन निकल जाएंगे। इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी ग्रुप 1 की एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और मेनली रिड्यूसिंग बिहेवियर पढ़ा। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं जो हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 अगर बहुत अच्छी तरह से करते हो तो आधी चीजें रिपीट होंगी इसमें, क्योंकि अब हम प्रॉपर्टी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेंड हमें करना है एल्कलाइन अर्थ मेटल में, यानी ग्रुप 2 करना है। बस अभी यही जो हमने जैसे ग्रुप 1 किया तो ऐसे ही ग्रुप 2 करना होगा। तो ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज को अगर हम करते हैं, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन कौन से एल्कलाइन अर्थ मेटल? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है एंड सो ऑन। ये उसके बाद वाले ग्रुप 2 के मेंबर ये हो गए जो अभी मैंने सबसे पहले शुरू में आपको बताया था। सबसे पहले तेजी से करते हैं इसको। एक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर एक का, इसका 1s2 हो जाएगा, इसका 1s2, 2s2 एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, 2p6 एंड 3s2। मैग्नीशियम के 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये बेरिलियम 1s2 2s2 होगा, सेकंड पीरियड है क्योंकि ये थर्ड पीरियड हो गया। कैल्शियम में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4s2। इसके अलावा बाद का जो मेंबर है वो 5s2। तो ns2 हम जनरल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके ns2 हो जाएंगे और उससे पहले नोबेल गैस होना चाहिए। ये कैसे लिखा जा रहा है नोबेल गैस? जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कैसे लिखेंगे? 1s 2s2p 3s। तो यहां तक तो ये 2 और 2 4 और 6 10 तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो इसलिए जस्ट हमने लिख दिया इसे नोबेल गैस फिर 3s2, नोबेल गैस आर्गन 4s2। इसके बाद का जो मेंबर है नोबेल गैस क्रिप्टन 4s2। बढ़ते चले जाएंगे ऐसे। तो ये नोबेल गैस लिखने का मकसद सिर्फ इतना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही लूज करेगा। सोडियम कभी भी देखो आप ऐसे नहीं बना सकते कि सोडियम 2 पॉजिटिव लिख दो। एक इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1 कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन हटेगा तो एक ही पॉजिटिव बनेगा। ग्रुप 2 में आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 282 कॉन्फ़िगरेशन है, 2 कॉन्फ़िगरेशन है। ये इलेक्ट्रॉन 2 हटेंगे आउटर शेल के तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए तो कंप्लीट ऑक्टेट को तोड़ना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर 2 होती है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर इनकी 2 आएगी। हर एक की 3 किसी की भी नहीं होगी, 1 नहीं होगी। कभी आपने लिखा नहीं देखा होगा कि कैल्शियम 1 पॉजिटिव है या कैल्शियम 3 पॉजिटिव है, बस 2 पॉजिटिव होगा। कैल्शियम बेरिलियम 2 पॉजिटिव आएगा। जो साइज की बात अगर हम करते हैं, ग्रुप 1 हो गया मेरे पास, ये ग्रुप 2 हो गया जो अभी हम कर रहे हैं। ग्रुप 1 में लिथियम है, यहां बेरिलियम है,
साइज इसका बड़ा है, बेरिलियम का थोड़ा सा छोटा हो जाता है साइज। फिर इसके बाद लिथियम के बाद नीचे सोडियम आता है, सोडियम का साइज बढ़ गया, मैग्नीशियम का साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज कम होते चले जाते हैं, इस अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। क्यों साइज कम हो रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में अट्रैक्शन बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से क्या रिजल्ट निकलेगा कि साइज थोड़ा सा कम हो जाए। अच्छा, साइज कम हुआ तो क्या फर्क पड़ा? एक तरफ है सोडियम बड़ा साइज, मैग्नीशियम थोड़ा सा छोटा साइज। मैग्नीशियम के पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव, सोडियम के पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव। 12 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉन हटाना है मुझे, यहां से इलेक्ट्रॉन हटाना है, यहां से इलेक्ट्रॉन हटाना है। छोटे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ रहा है। छोटे एलिमेंट से हटाने का मतलब इस पॉजिटिव 12 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, रेडियस छोटा हो गया ना मैग्नीशियम का, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नीशियम के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, छोटा रेडियस होने की वजह से। एक तो कारण ये है आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। एक तो बात ये हो गई ज्यादा होती है, सिर्फ ज्यादा नहीं होती, काफी ज्यादा होती है। काफी ज्यादा होने का क्या कारण है? काफी ज्यादा होने, भाई चलो ठीक है, रेडियस कम हो गई इसकी, सोडियम की रेडियस ज्यादा थी, मैग्नीशियम की कम हो गई, अट्रैक्शन बढ़ गया, मान ली बात हमने ज्यादा हो गई। लेकिन ये जो वर्ड काफी ऐड किया, ये क्यों ऐड कर दिया? काफी ज्यादा क्यों ऐड हो गई? क्यों हो गई है? काफी ज्यादा होने का मतलब ये है कि जब हम NS2 से इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो जितने भी सब शेल कॉम्प्लीटली या जस्ट हाफ फिल्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जो कॉम्प्लीटली फिल्ड होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन हटाना काफी मुश्किल होता है। जैसे P6 से इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल काम है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं वो। इसी तरह से S2 से इलेक्ट्रॉन हटाना एक और हर्डल है इलेक्ट्रॉन हटाने में। इसमें क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें 2 हैं पूरे, अच्छा खासा ठीक ठाक स्टेबल है, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देने का मतलब है कि इसको डिस्टेबलाइज करने में और कुछ एक्सेसिव एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। तो आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आयोनाइजेशन जी इंक्रीज करती है। इसकी दो कारण से इंक्रीज करती है, एक तो साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन हटाना एस से, स्टेबल से, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है उससे हटाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। तो एक बात तो ये हो गई, तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, रीजन से कहीं से क्वेश्चन इसमें। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर, फर्स्ट का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन हटाने में, पहला हटाने में ज्यादा होगी तो सेकंड आयनाइजेशन जी तो उसकी होती नहीं है, सोडियम के तो एक ही इलेक्ट्रॉन हटेगा, इसी का तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हट सकता है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही कंपेयर हम करेंगे। अगर उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ गया तो फिर तो बड़ी ज्यादा होगी। जैसे अगर आपको कहा जाए कि सोडियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर तो मैं सोडियम की बहुत बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये हो गया 281, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, पहला इलेक्ट्रॉन हटा दिया, IE1 हो गया। अब सोडियम पॉजिटिव बन गया, सोडियम पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा? 28 रहा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं कहां से हटाऊंगा? सेकंड शेल से, थर्ड से नहीं। तो ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड सोडियम के लिए बहुत 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 ज्यादा होगी IE1 से, ये बात ध्यान रखना। लेकिन मैग्नीशियम के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ठीक है सोडियम से तो ज्यादा है, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन जी मैंने जब इलेक्ट्रॉन हटाया तो 282 से हटाया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके 1 इलेक्ट्रॉन 281 बना दिया। तो अभी भी जो इलेक्ट्रॉन हटाया जा रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहां से नहीं हटा रहे हैं हम, ऑक्टेट नहीं ब्रेक कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाया जा सकता है मैग्नीशियम से, कैल्शियम से, बेरिलियम से। सोडियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली हटाना, केमिकल रिएक्शन में हटाना नहीं पॉसिबल है।
हम फिजिकल मेथड से कहीं से हटा दें बहुत एनर्जी ज्यादा देकर, वो एक अलग बात है। तो ये जो कंपैरिजन किया गया है, जो मैं आपका ध्यान इधर लेकर के आना चाह रहा हूं, जो हम बात कर रहे हैं वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात है। गलती से अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ ली आपसे, तो सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन जी बहुत बहुत ज्यादा होती है मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से सोच करके फिर आगे चलना। अच्छा ठीक है, जब ये साइज की बात हम कर रहे थे, तो साइज छोटे हो जाते हैं इनके। ग्रुप मेरे पास 1 का मेंबर है, ग्रुप 1 में मेंबर थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसके बाद के मेंबर आ गए मेरे पास बेरिलियम, सोडियम के बाद आ गया मैग्नीशियम, पोटेशियम के बाद आ गया कैल्शियम। इसका साइज बड़ा, इसका साइज थोड़ा सा छोटा। जब साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो ये थोड़े डेंस हो जाएंगे इसके कंपैरिजन में। बाकियों के कंपैरिजन में तो कम डेंस होते हैं, लेकिन मैं अगर 1 ग्रुप एंड 2 ग्रुप से कंपैरिजन करता हूं तो इसके साइज छोटे हैं। सेकंड ग्रुप के मेंबर के साइज थोड़े से छोटे होने की वजह से ये थोड़े से डेंस हो जाते हैं, डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट एल्कली मेटल से थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर जस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल कम होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल। ना सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट बल्कि डेंसिटी की भी बात हम यहां पर कर सकते हैं। डेंसिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि साइज छोटे हैं, मास इनके बढ़ गए हैं। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के ज्यादा होने चाहिए। इन दो को हमने कंपेयर किया। इनके हार्ड होने का यानी डेंसिटी ज्यादा होने का एक और कारण भी है। इनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। आउटर शेल में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कम मेटल से मेटल बॉन्ड, एक अलग कंसेप्ट है बिल्कुल, जो आपने कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड पढ़े हैं उनसे बिल्कुल अलग है, लेकिन वो डिपेंड करते हैं आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो क्योंकि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर शेल में, तो ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, इसलिए भी ये हार्ड होते हैं। अप टू डाउन मूव करने पर कोई एक जनरल ट्रेंड नहीं होता, रैंडम रहते हैं इनके डेंसिटीज। अगर हम कंपेयर करें अप टू डाउन मूव करने पर, तो हम सिर्फ लेफ्ट टू राइट मूव करने पर डेंसिटी को जज कर पाते हैं, और कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता अप टू डाउन मूव करने पर मेल्टिंग पॉइंट का एंड डेंसिटीज का। तो आप ये देख सकते हो और इसको नोट कर सकते हो अच्छी तरह से। ठीक उसी तरह से जैसे फ्लेम पर इसको हीट करने पर एक पर्टिकुलर कलर शो करते थे एल्कली मेटल्स, ऐसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल भी जब फ्लेम पर हीट किए जाते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है, और जब ये वापस डी एक्साइट होता है तो एक पर्टिकुलर कलर शो करता है। और लैब में इन एलिमेंट के टेस्ट का भी ये एक जरिया है, एक तरीका है, जिससे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट कौन सा है। यानी अगर आपको 2 3 4 एलिमेंट दिए गए हैं, स्ट्रोंशियम दिया है, कैल्शियम दिया है, बेरियम दिया है एल्कलाइन अर्थ मेटल के, और आपको बताना है कि कौन सा है, तो आप जज करने के लिए उसे फ्लेम पर बर्न करोगे, हीट करोगे। हर एक मेटल के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है। कैल्शियम के साथ जैसे ब्रिक रेड कलर आता है, स्ट्रोंशियम के साथ क्रिम्सन रेड कलर आता है। तो ये अलग अलग कलर से, जैसे ही कलर आएगा उससे हम पहचान जाएंगे कि ये वाला
मेटल प्रेजेंट है, तो हम इसे आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लेम शो करने की जो टेंडेंसी है वो इनकी भी होती है, और एक फिक्स कलर शो करने की वजह से हम एक टेस्ट कर सकते हैं, और जिसको हम बोलते हैं कि ये फ्लेम टेस्ट है। तो जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू फ्लेम। जो कैल्शियम है वो ब्रिक रेड शो करता है, क्रिम्सन रेड करता है, एंड एप्पल ग्रीन करता है, और इस पूरे को हम बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के नाम से अलग से भी ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जो छोटे एलिमेंट्स हैं जैसे बेरिलियम है, इसकी आयनाइजेशन जी काफी ज्यादा होती है, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन जी काफी ज्यादा होती है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एमिट भी ज्यादा करेगा। अब वो इतनी ज्यादा एनर्जी होती है जो एमिट होती है वो विजिबल रेंज से पार निकल जाती है। विजिबल रेंज तो एक लिमिटेड रेंज है हमारे पास, उस रेंज से पार एनर्जी निकल जाती है। तो इसलिए जो कैल्शियम, जो मैग्नीशियम है एंड बेरिलियम है, ये क्योंकि आयोनाइजेशन जिनकी बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए ये विजिबल रेंज में एनर्जी, ऐसा नहीं है कि एनर्जी एमिट नहीं करते, करते हैं, विजिबल रेंज से अलग करते हैं, वो नजर नहीं आएगा हमें। और अगर जस्ट रिएक्टिविटी की बात की जाए, ये तो बात इतनी हो गई हमने डिस्कस की, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को हमें कंपेयर करना है। इसका इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, मैग्नीशियम में साइज थोड़ा छोटा हो गया तो पहला इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल काम है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। तो रिएक्टिविटी अगर हम बोलते हैं, मान लो वाटर से ही रिएक्शन करना है, हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, ये भी हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, ये भी हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, लेकिन ये फास्ट रिएक्शन करेगा, तो थोड़ी सी कम हो जाती है रिएक्टिविटी ग्रुप 2 के मेंबर्स की। एल्कलाइन अर्थ मेटल थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं एल्कली मेटल के कंपैरिजन में। लेकिन डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, छोटा साइज, साइज बढ़ गया तो और कम हो गई आयोनाइजेशन जी, और साइज बढ़ गया आयोनाइजेशन जी और कम हो गई, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। एक अगर पहले मेंबर को छोड़ दें बेरिलियम को हम, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर रिएक्टिविटी, एक जनरल बात करें हम, अगर सिर्फ रिडक्शन की बात नहीं करते, डाउन द ग्रुप मूव करने पर सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती चली जाती है। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेकंड मेंबर्स यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली, केमिकल रिएक्टिविटी की बात हो रही है, कम होती है। यानी अगर मैं लिखता हूं केमिकल रिएक्टिविटी, तो एल्केली मेटल कम होती है, एल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं, ऑपोजिट लिख दिया मैंने, एल्केली मेटल की ज्यादा होगी, एल्केलाइन अर्थ मेटल की कम होगी। अप टू डाउन मूव करने पर ग्रुप 2 सेकेंड ग्रुप की बात मैं कर रहा हूं, रिएक्टिविटी इंक्रीसेस, अप टू डाउन मूव करने पर रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट बात है, और एक एक नंबर के छोटे छोटे से क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। जो बात मैंने अभी आपको बताई है वही बात इनफैक्ट ये है। अब इसको चेक कर लो, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज, हो गई सारी की सारी, यानी जस्ट हमने कोई केमिकल रिएक्शन अभी इसमें नहीं किया। इसके बाद हम आ जाते हैं इसी की
यानी क्योंकि हमें इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी थी, तो नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसमें इनके केमिकल बिहेवियर क्या होते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल बोल रहा हूं मैं, ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। अगर हम वाटर से रिएक्शन करते हैं, अगर हम एयर से रिएक्शन करते हैं, दो अलग अलग रिएक्शन है। एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन। वाटर में तो वाटर ही होगा, कुछ और नहीं होगा। तो ये जो छोटे एलिमेंट है, बेरिलियम है एक हमारे पास, एक मैग्नीशियम है, इन दो को अगर हम छोड़ दें तो ये तो आसानी से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं वो एयर के साथ बड़ी तेजी से रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ बड़ी तेजी से रिएक्शन करते हैं। बाकी मेंबर की बात कर रहा हूं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को छोड़कर। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर ऑलमोस्ट इनर्ट टू एयर। एयर से कोई रिएक्शन नहीं करेगा नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल कंडीशन में, एंड वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्टिविटी कम है, और रिएक्टिविटी कम होने का मेन कारण क्या है? इसके चारों तरफ एक लेयर चढ़ी होती है ऑक्साइड की। एक कारण ये भी है, इसके कांटेक्ट में ही नहीं आ पाती एयर, O2 इससे कांटेक्ट नहीं कर पाता। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के चारों तरफ एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है, ये इससे कांटेक्ट ही नहीं कर पाता O2। अगर हम करना चाहते हैं रिएक्शन तो हमें इसे मेल्ट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तब जाकर के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम शो करेगा। मैं ये ऑक्साइड की लेयर, क्योंकि इसे प्रोटेक्ट, जैसे किसी चीज के ऊपर पेंट कर देते हैं, पेंट कर देने की वजह से वो मेटल कांटेक्ट में नहीं आ पाता एयर के, जैसे हम आयरन के ऊपर कोटिंग कर देते हैं पेंट की, तो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता। ऐसे ये मैग्नीशियम के ऊपर एक नेचुरल लेयर ऑक्साइड की होती है, तो ऑक्सीजन एयर की कांटेक्ट में नहीं आ पाती, रिएक्शन नहीं हो पाता। देखो, इसको तरीके से समझना होगा। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन बिल्कुल करेंगे ही नहीं। अगर हम इसको हीट करेंगे, बर्निंग करेंगे अगर, तब ये रिएक्शन करेगा। बेरिलियम रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, लेकिन प्रोटेक्टिंग लेयर बन गई, तो अब कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है रिएक्शन, इसलिए बोला है इसको इनर्ट, जैसे कोटिंग कर दी गई है। अदरवाइज कभी ना कभी तो बेरिलियम ने या मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक लेयर, प्रोटेक्टिंग लेयर बनाई होगी अपने चारों तरफ मैग्नीशियम ने। Mg+O2 gives MgO। वेल, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब हम इसे बर्न करते हैं, फ्लेम पर बर्न करते हैं, या कोई फ्लेम लाकर उसके साथ इसे बड़ी तेजी से इग्नाइट करते हैं, तब जो बेरिलियम अगर लिया गया तो बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम नाइट्राइड फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन पाउडर लेना पड़ेगा उसको, ऑक्साइड लेयर को हटाकर पाउडर्ड बेरिलियम लिया, और हमने उसको एयर के साथ, O2 के साथ, यानी Be+O2, एयर में नाइट्रोजन भी होता है, N2 भी होता है, जब बर्न किया तो BeO प्लस Be3 N2 फॉर्मेशन होगी। जैसे ये बेरिलियम रिएक्शन करता है, ऐसे ही मैग्नीशियम भी रिएक्शन करता है, लेकिन मैग्नीशियम बड़ा फास्ट रिएक्शन करता है और डेजलिंग के साथ रिएक्शन करता है बड़ी तेजी से। जैसे ही मैग्नीशियम मेटल लेकर के हम उसे बर्न करते हैं तो स्पार्कलिंग के साथ, बड़ी एकदम से जैसे किसी फुलझड़ी में से स्पार्कलिंग निकलती है वैसे होते हुए, और कुछ एक बहुत मासी सा मटेरियल बनते हुए एक ट्री सा बड़ी तेजी से बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि डेजलिंग स्पार्कल के साथ ये बर्न कर रहा होता है मैग्नीशियम। ये एक बिल्कुल यूनिक सा रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अगर हम उनको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, H2 के साथ, तो हाइड्राइड बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम ये काम नहीं करता।
क्योंकि बड़ा छोटा एलिमेंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कुछ कम है, तो एक्सेप्ट बेरिलियम की बात मैं कर रहा हूं। जब ये रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ, कैसे रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ, मान लो कैल्शियम लिया प्लस H2, तो कैल्शियम के हाइड्राइड बन गए, CaH2 बना दिया आपने। अब ये वही वाली बात है, ये आयोनिक है नेचर में, कैटायन है पॉजिटिव, H नेगेटिव है जैसे हमने दूसरे में किया था, तो आयनिक बॉन्ड बन गया, मेल्टिंग पॉइंट इसके ज्यादा होंगे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, हार्ड मटेरियल होंगे, लेकिन ये काम बेरिलियम नहीं करता। PeH2 जो बनता है वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, हाइड्राइड किसी और मेथड से बन जाता होगा, वो नहीं मना किया जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट हाइड्रोजन से हाइड्राइड ये नहीं बना पाता। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो एस ब्लॉक मेटल्स की पूरी पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, लेकिन यहां तो दो हैं एस ब्लॉक में, इनकी सबसे कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा जरूर है। ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि डी ब्लॉक से ज्यादा हो जाएगी या पी ब्लॉक से ज्यादा हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग तो अभी भी बड़े स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहते हैं ये, हाँ बस एस ब्लॉक में ग्रुप 1 से कम रिड्यूसिंग रहेंगे, लेकिन अभी भी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये, तो इस बात को ध्यान देना। रिड्यूसिंग एजेंट ये होते हैं और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन एल्कली मेटल से थोड़े से कम रिड्यूसिंग एजेंट है। डाउन द ग्रुप मूव करने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, जैसे इससे पहले ग्रुप में हम कर रहे होते थे, ऐसे ही यहां पर भी डाउन द ग्रुप मूव करने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ती चली जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। जैसे हम डिसॉल्व करते थे लिक्विड अमोनिया में सोडियम को, पोटेशियम को, ऐसे ये मेटल भी डिसॉल्व होकर के एक पर्टिकुलर कलर जरूर शो करते हैं। तो एल्कली मेटल की तरह से एल्कलाइन अर्थ मेटल भी जब लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किए जाते हैं, लिक्विड बनाने का मतलब अमोनिया को वेरी लो टेम्परेचर, तो डीप ब्लू कलर अमोनिएशन की वजह से, जैसे हमने वहां पर अमोनिएशन किया था उसी तरह से ये बन रहे होते हैं। तो ये हमने दो क्वेश्चन जरूर डिस्कस किए हैं सिर्फ, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अब जो आगे हम नए क्वेश्चंस एनसीईआरटी के करेंगे वो सब के सब इसमें काफी सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। तो थॉरोली अगर बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने डिटेल से इसलिए सारी ये बताई आपको बात, क्योंकि अब जो क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे वो सब इनसे रिलेटेड रहेंगे। तो आप पहले इनको प्रॉपर्टीज को अलग करो, इसके बाद दूसरे वाले लेक्चर में हम इसके बाद वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जो छोटे क्वेश्चंस होंगे उनको हम रिलेटिवली जल्दी करेंगे, तो इसके बाद हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं, अगली क्लास में हम एनसीईआरटी के दूसरे क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल, गुड लक।